देर रात सनसनी फैल गई। तिलकधारी कुआं के पास गोली चली, 20 साल के युवक की मौत हो गई। साहिबगंज में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। तो बड़ी खबर, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तिलकधारी कुआं के पास ये गोली चली है, 20 साल के युवक की मौत हो गई है। साहिबगंज में अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया है। तो बंगाली टोला में देर रात इस वारदात से सनसनी है, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। बात करते हैं जमशेदपुर के हिमांशु हत्याकांड की। एक ऐसा मामला जिसने पूरे झारखंड को झकझोर कर रख दिया। आरोपी की पुलिस की मौजूदगी में युवक की हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे राज्य में आक्रोश भड़क उठा। सरकार को बड़े प्रशासनिक फैसले लेने पड़े। अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। पीड़ित परिवारों की मांगे भी मानी गई और पत्नी को नौकरी देने का ऐलान किया गया। लेकिन क्या इतना भर इंसाफ के लिए काफी है? क्या पुलिस की मौजूदगी में हुई इस हत्या की पूरी जवाबदेही तय होगी? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंसाफ अभी बाकी है। पुलिस के सामने कत्ल, जिम्मेदार कौन? हिमांशु के हत्यारे कब गिरफ्तार होंगे? सिस्टम फेल या लापरवाही? मां के आंसुओं का कौन देगा हिसाब? एक बेटा जो घर वापस नहीं लौटता, एक पत्नी जिसका सुहाग उजड़ गया, एक मां जिसकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, एक बहन जो कैमरे पर कह रही है कि उसे अपने ही शहर में जन्म लेने पर शर्म आती है। मुझे बहुत शर्म है कि मैं जमशेदपुर में पैदा ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर पुलिस की मौजूदगी में किसी की जान चली जाए तो सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? जमशेदपुर का हिमांशु हत्याकांड जिसने पूरे झारखंड को झकझोर दिया। पुलिस की मौजूदगी में हुई हत्या के बाद राज्य भर में गुस्सा फूट पड़ा। सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। लगातार विरोध के बाद आखिरकार सरकार और प्रशासन ने परिजनों की मांग मान ली। हिमांशु की पत्नी को नौकरी देने का फैसला लिया गया और परिवार को आश्वासन दिया गया कि बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। जो भी लोग इन्वॉल्व है इसमें उन पे कार्रवाई करने का था और सबका अरेस्टिंग इमीडिएटली करने का रिक्वेस्ट था, जिसमें लोग लगातार तत्पर है और इसमें यथाशीघ्र इनको अरेस्टिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरा था जो दिवंगत की वाइफ है, उनके एम्प्लॉयमेंट से संबंधित मामला था, तो जिसमें तत्काल तौर पे हम लोगों ने आउटसोर्सिंग से इनको एम्प्लॉयमेंट का एक ऑफर लेटर दे भी दिया है और बाकी इनकी जो डिमांड है उसको हम लोग यथावत स्टेट को फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा है, जो भी बात हुई सही हुई है, हम इस पर सहमत हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने उस बात को रिकमेंड किया है ना, सरकार को कि अगर पुलिस के हिरासत में अगर ऐसा हुआ है तो उसको अनुकंपा के आधार में लड़की को नौकरी मिलना चाहिए। इसका रिकमेंड करने के लिए तैयार हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर एसएसपी और सरायकेला एसपी को पद से हटा दिया है। अब तक 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। साथ ही मालिक सहित 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल पर 2 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई। पुलिस की टीम विभिन्न दिशाओं पर आसूचना संकलन कर कार्रवाई कर रही है और निश्चित रूप से पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी और उनके विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर उनको आरोपितों को सजा दिलाएगी। प्रशासन ने हालात संभाल लिए। विरोध फिलहाल शांत हो गया, लेकिन एक मां की आंखों के आंसू नहीं थमे। एक बहन का दर्द भी कम नहीं हुआ। मां ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और बहन ने कहा कि उसे जमशेदपुर में जन्म लेने पर शर्म महसूस होती है। चापड़ चलाने का आदत लगा दिए हैं तो चापड़ और दिन दहाड़े चल रहा, इस पे रोक होना चाहिए कि आए दिन ऐसे बच्चा को कभी कोई किसी का माँ का कोख नहीं उजड़े और किसी का मांग नहीं तूले। वो हम लोग पूछ सकते। मेरा बुढ़ापा का तो लाठी तोड़ दिया पुलिस लोग। हाँ, एक हेलमेट वाला को 500 आदमी के पास नहीं है, वो किस पोजीशन में दे रहा है वो मानता है। सभी प्रक्रिया लेकिन एक चापड़ पे रोक नहीं है। चापड़ पे क्यों नहीं रोक है? क्यों? वो पैसा कमा रहे हैं। अभी कितना ऊपर पैसा कमाए होंगे। सर मैं जमशेदपुर में पैदा ली। मेरी मम्मी क्यों हमको जमशेदपुर में रहेगी?
मुझे कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं इंसाफ मिला, कुछ इंसाफ नहीं मिला। मेरा भाई का भी सर बिना पूछे पोस्टमार्टम किए, वो भी ठीक, बिन पूछे बॉडी भी ला दिए, घर भेज दिए। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी शर्म की बात है कि हमको अपने जमशेदपुर के पुलिस पे कुछ गर्व नहीं है। 0/10 में भी भरोसा नहीं। बता दें, बिष्टुपुर में 27 जून की रात को मामूली विवाद से शुरू हुई घटना ने बहुत बड़ा रूप ले लिया। पुलिस की गाड़ी से खींचकर हिमांशु और उसके साथी पर 7 बार चाकू से हमला किया गया। पुलिस वहीं थी, पर कुछ करने के बजाय मूक दर्शक बनी खड़ी रही। अस्पताल में हिमांशु की मौत के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया, नौकरी भी दे दी, अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है। क्या पुलिस की मौजूदगी में हुई हत्या की पूरी जवाबदेही तय होगी? क्या बाकी सभी आरोपी जल्द कानून के शिकंजे में होंगे? और सबसे अहम, क्या झारखंड में अब कोई परिवार ये भरोसा कर पाएगा कि पुलिस की मौजूदगी में उसकी जान सुरक्षित रहेगी? लोगों में आक्रोश है और परिजनों में भी ये चीज आक्रोश है। खासतौर से अगर बात करें तो इस पूरे परिवार को लेकर परिवार में मातम का माहौल है और कहीं न कहीं पुलिस पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। हिमांशु हत्याकांड के बाद बड़ा फैसला सामने आया है। जमशेदपुर और सरायकेला को नए पुलिस प्रमुख मिले हैं। एहतेशाम वकारिब जमशेदपुर एसएसपी बने हैं। मनोज स्वर्गियारी सरायकेला एसपी बने हैं, तो एहतेशाम वकारिब जमशेदपुर के एसएसपी बनाए गए हैं। सरकार ने तबादला आदेश जारी किया है। जहानाबाद से बड़ी खबर, जहां परस बिघा में ठनका ने जान ले ली। ठनका की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई। बारिश के दौरान घर पिंकी लौट रही थी, आसमान से पिंकी पर ठनका गिरा। मौके पर युवती ने दम तोड़ दिया। परस बिघा के पकरी गांव की घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर जहानाबाद से है, जहां परस बिघा में ठनका ने जान ले ली है। ठनका की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई है। बारिश के दौरान घर पिंकी लौट रही थी। बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में 2 युवकों की जमकर पिटाई कर दी गई। दरअसल ऑनलाइन पेमेंट को लेकर दुकानदार से विवाद हुआ था, जिसके बाद 2 युवकों की जमकर पिटाई कर दी गई। दोनों युवक किराना दुकान से सामान खरीदकर ऑनलाइन पेमेंट होने का दावा कर रहे थे, लेकिन दुकानदार के खाते में पैसे नहीं पहुंचे। इसे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जिसके बाद दुकानदारों और लोगों ने युवकों की पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर भागलपुर से है, जहां सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। सबौर प्रखंड के बैजलपुर पंचायत ने अंचल अधिकारी अमीन और प्रशासनिक टीम ने अतिक्रमण हुई जमीन का निरीक्षण किया। इसके बाद बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। हालांकि कुछ जगहों पर प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को 48 घंटे में अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया। अधिकारियों ने कहा कि तय समय सीमा के बाद अगर सरकारी जमीन खाली नहीं की गई तो नियम के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही सावधानी से अपना छज्जा तोड़ेंगे, पर अगर ये लोग नहीं तोड़ते हैं तो उसके बाद जेसीबी लगने के कारण इनका अंदर का कमरा ढह जाता है या छत ढह जाता है, तो इसमें सारी जिम्मेवारी इन्हीं की होगी। तो 2 दिन के बाद पुनः कर्मचारी और अमीन के द्वारा स्थल जांच करवाया जाएगा और देखा जाएगा कि इन लोगों ने अपना जो छज्जा है, जो अतिक्रमण है, उसको हटाया है कि नहीं। नहीं हटाने पर हम लोग एक नोटिस दे करके इन लोगों का अतिक्रमण हटा देंगे। सरसा में नगर विकास और आवास विभाग का उड़नदस्ता लगातार दूसरे दिन भी नगर निगम ऑफिस में जांच में जुटा रहा। यह जांच पिछले दिनों जेम पोर्टल के माध्यम से की गई खरीदारी को लेकर हो रही है। जांच के दायरे में हाई मास्ट लाइट, डेकोरेटिव लाइट, फ्लैग पोल, यात्री शेड, डस्टबिन सहित कुल 23 प्रकार के सामान शामिल है। आरोप है कि इन सामानों की खरीद बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर की गई है। जांच टीम खरीद से जुड़े सभी दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन पड़ताल कर रही है। साथ ही संबंधित अधिकारियों से पूछताछ कर खरीद प्रक्रिया का मिलान भी किया जा रहा है, ताकि साफ हो सके कि नियम का पालन किया गया था या नहीं। जांच टीम ने कोई भी जानकारी साझा करने से इनकार किया। बड़ी खबर सीतामढ़ी से है, जहां सदर अस्पताल में देर रात जिलाधिकारी रिची पांडे ने औचक निरीक्षण किया और अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की कई व्यवस्थाओं में खामियां मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई।
ड्यूटी पर मौजूद न होने वाली 3 महिला डॉक्टरों के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया। वहीं मरीजों से लगातार शिकायत मिलने पर एक एएनएम को निलंबित करने का आदेश भी जारी किया गया है। डीएम ने अस्पताल प्रशासन को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। बिहार में खेल और खिलाड़ियों के लिए बेहतर माहौल बना है। प्रखंड स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हुआ है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि खिलाड़ियों को सभी तरह की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री के स्तर पर खेलों को लेकर बड़े प्रयास हो रहे हैं। मेडल लाओ नौकरी पाओ से खिलाड़ियों को नौकरी मिल रही है। मंत्री ने ऊर्जा टर्फ के 3रे वर्षगांठ में शामिल होकर खिलाड़ियों के साथ केक काटा। उनको बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आगे बढ़ावा देना चाहिए। खेल इस वक्त बिहार में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सुधार हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। एकलव्य रेजिडेंट स्कूल के माध्यम से एमेच्योर एथलीट्स को पढ़ाई के साथ साथ बेहतरीन प्रशिक्षण मिल रही है। ठीक उसी तरह मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना अनेकों खिलाड़ियों को एक तरफ से प्रोत्साहन भी दे रही है और दूसरा उनका जो फ्यूचर का सिक्योरिटी होता है वो भी इंश्योर कर रही है। बम बम भोले के जयघोष के साथ श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का शुभारंभ हो गया है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में सुबह श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहले ही भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुके थे। काफिले को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बालटाल और पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना किया गया। यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए जम्मू में विशेष ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जबकि सुरक्षा के मद्देनजर दोनों यात्रा मार्गों को नो फ्लाई जोन भी घोषित किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी का पहला जत्था जम्मू से बाल्टाल और पहलगाम के लिए रवाना हो रहा है। बहुत श्रद्धालु का सब मौजूद है। क्या कहेंगे, पहले दिन दर्शन होने वाले हैं? बहुत खुशी हो रही है कि हमारे को कि इस यात्रा को हम अमरनाथ की यात्रा को संपन्न करना चाह रहे हैं और इस यात्रा में सबकी यात्रा मंगल हो। कैसा लग रहा है, पहले दिन दर्शन मिलेंगे बाबा के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है हम लोग को कि पहले दिन। कहाँ से आए हैं? एमपी से आए? हाँ जी। पहले दिन अनुभव अच्छा होगा? हमेशा पहले आते हैं। कैसा लग रहा है, दर्शन करने जा रहे हैं? बाबा जी के पास जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर मध्य प्रदेश से आए हैं। तो आप आज अनुभव कैसा, पहले दिन बाबा के दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है। जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। कहाँ से आए सर? औरंगाबाद उत्तर प्रदेश। आज पहले दिन दर्शन करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत आनंदित। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बहुत काफी ज्यादा सेफ है, सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। ये हमारी 3री यात्रा है और भोलेनाथ की कृपा से हमारी यात्रा संपन्न हो गई। वीर बजरंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लोगों में, क्योंकि आज पहला दिन है और पहले दिन जब बाबा के दर्शन हो जाते हैं तो लोगों को अलग अनुभव होता है। बहुत सारे श्रद्धालु मौजूद है। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल की बात ही, जैसे कि हर यात्रा जो होती है, जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, काफी अच्छा लग रहा है। अब की बार और भी सिक्योरिटी के लिए व्यवस्था बढ़ाई गई है और अभी अपने JNK के जो गवर्नर साहब है मिस्टर मनोज सिन्हा जी, उन्होंने हरी झंडी दिखा के यात्रा को रवानगी दे दी है। जम्मू से रवाना हो रहा है। आपको बता दें कि बेहद ज्यादा कड़ी सुरक्षा जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिम्मा लिया है यात्रियों की सुरक्षा का अपने कंधों पर। तो आप देखिए, बहुत खूबसूरत दृश्य, जिस दृश्य का इंतजार बेसब्री से होता था। कैसा लग रहा है पहला दिन बाबा का? बहुत अच्छा। जिंदगी में पहली बार पहले जत्थे में गए हैं। क्या बात है, पहली बार पहले जत्थे में जाना अलग ही अनुभव होता है। बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा होता है। कहाँ से आए हैं? मानसा, पंजाब से आए हैं। देखिए, अलग अलग जगह से लोग आए हैं। त्रिशूल को हाथ में थामा है आपने, बाबा का त्रिशूल। कैसा लग रहा है, जा रहे हैं? बहुत ही आनंद आ रहा है। पहले जत्थे में जा रहे हैं। पहलगाम रास्ते से 10वीं बार बाबा के दरबार में हाजिरी लगेगी और हम लोगों के साथ पूरा 50 लोगों का जत्था है। मन में इतना हर्ष उल्लास है, उसको शब्दों के माध्यम बयान नहीं कर सकते।
राम मंदिर चंदा चोरी मामले की जांच में बरामदगी का बड़ा ब्यौरा सामने आया है। न्यूज 18 के पास उन 7 आरोपियों से हुई बरामदगी की एक्सक्लूसिव लिस्ट है जिनके ठिकानों पर जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की। इस लिस्ट के मुताबिक किसी के पास लाखों रुपए नगद मिले तो किसी के पास से अमेरिकी डॉलर भी बरामद हुए। सबसे ज्यादा 20,39,220 रुपए और 1,121 अमेरिकी डॉलर आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस के अनुकल्प मिश्रा, लौकेश मिश्रा, करुणेश पांडे, रमाकांत मिश्रा, मनीष कुमार यादव और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास से भी लाखों रुपए नगद मिले हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां इस बरामद रकम के स्रोत और मामले से उसके संबंधों की पड़ताल कर रही है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह मौसम बदल गया। सुबह आसमान में काले बादल छाए हैं और झमाझम बारिश हुई है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में जमकर बारिश हुई है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। देखिए, आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर का मौसम बदला हुआ है और बताया जा रहा है कि बारिश हुई है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही है। लोगों को भीषण गर्मी से अब राहत मिली है। एक तरफ उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ कई राज्य भारी बारिश की चपेट में हैं। कई जगहों पर भारी बारिशों से जनजीवन अस्त व्यस्त है तो कई जगह भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। नदी नालों में पानी का तेज बहाव शुरू हो गया। कई जगह सड़क पर मलबा आ गया जिसके चलते सड़क पर आवागमन बंद हो गया। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये राजौरी, अनंतनाग, डोडा, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र की तस्वीर है। तो देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं जहां आप देखिए भारी बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात हैं। ये तस्वीरें अमरेली, गुजरात की देखिए। भावनगर में भी पानी का बहाव काफी तेज है। छोटा उदयपुर और जूनागढ़, गुजरात की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ठाणे, महाराष्ट्र में भी गाड़ियां इसी तरीके से आने जाने को मजबूर हैं। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बारिश के बाद अचानक आई फ्लैश फ्लड से हालत बिगड़ गए। अनंतनाग के कुरिद्रमण गांव में तेज पानी का बहाव आया जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। कई घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ये बाढ़ आई है जिसने इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। नवी मुंबई में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। शहर के अलग अलग हिस्सों से सामने आए विजुअल्स में सड़कें पानी में डूबी नजर आई। बारिश के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के चलते हालात खराब हुए हैं जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। महाराष्ट्र के पुणे में बारिश के बीच एक डरावनी घटना सामने आई है। भारी बारिश के बीच अचानक एक विशाल पेड़ सड़क पर गिर पड़ा। इस दौरान सड़क पार कर रही एक लड़की बाल बाल बच गई। अचानक पेड़ गिरने से घबराकर लड़की भागती है, इससे उसकी जान बच जाती है। व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने मेटा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इस फीचर के भारत में रोल आउट पर फिलहाल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि यूजर नेम फीचर लागू होने पर ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग और साइबर ठगी के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों, बैंकों और आम लोगों की फर्जी पहचान बनाकर धोखाधड़ी किए जाने का भी खतरा बढ़ सकता है। सरकार ने मेटा से 3 दिन के अंदर पूरा जवाब और संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। नालंदा से बड़ी खबर है जहां निगरानी टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रधान लिपिक नीलम चौधरी गिरफ्तार की गई है। घूस लेते प्रधान लिपिक की गिरफ्तारी हुई है। 22,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तारी की गई है। हिलसा अनुमंडल कार्यालय में कार्रवाई हुई। सहयोगी सुनील चौधरी भी गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर नालंदा से जहां निगरानी टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है, जहां सुनील चौधरी की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ साथ 22,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तारी की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निगरानी टीम ने प्रधान लिपिक नीलम चौधरी को भी गिरफ्तार किया है। प्रधान सहायक हैं वो नीलम चौधरी और कोर्ट में काम करते हैं सहायक के रूप में। ऐसे वो पोस्टेड नहीं है लेकिन बाहर के आदमी है, रिखण वगैरह निकालते हैं। सुनील जी हैं, उनके मार्फत वो पैसे की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर पटना से जहां फतुहा थाना क्षेत्र में देर रात अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हत्या के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। हालांकि हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।
तो बड़ी खबर पटना से, जहां फतुहा थाना क्षेत्र में देर रात अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या की है। गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज पीएमसीएच में कराने के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हत्या के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मनोज, क्या अपडेट है इस हत्याकांड को लेकर? जी, बड़ी खबर राजधानी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के फैक्ट्री मोड़ से निकल कर आ रही है, जहां बीते देर रात अज्ञात अपराधियों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चूंकि युवक के गर्दन में गोली मारी गई थी, ऐसे में आनन फानन में उसे गंभीर रूप से फतुहा पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज को लेकर पीएमसीएच रेफर कर दिया। हालांकि इलाज के दौरान पीएमसीएच में युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने जिस जगह से युवक घायल अवस्था में पुलिस को मिला, उस जगह से पुलिस ने खाने पीने की सामान, कुरकुरे का पैकेट और एक प्लास्टिक का टिफिन बरामद किया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि निश्चित तौर पर युवक अपने कुछ परिचितों के साथ मौके पर मौजूद था। लोगों ने वहां खाया पिया है और इसी दौरान किसी प्रकार का कोई विवाद हुआ या फिर पूर्व का कोई रंजिश रहा हो, जिसमें उसके परिचितों द्वारा ही उसे गोली मार दी गई है। हालांकि अनुसंधान का विषय, पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। परिजनों के बयान के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो सकेगा कि युवक की हत्या किस कारण से की गई है। लेकिन अभी तक की जो अनुसंधान में बातें सामने आ रही है, निश्चित तौर पर पुलिस इस दिशा में काम करी कि उनके परिचितों द्वारा, उनके दोस्तों द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब विवाद का विषय क्या है, वो कारण क्या है, जो प्राथमिक तौर पर जो जांच सामने आ रही है, वो आपसी रंजिश को लेकर ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस पूरे हर पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है और पुलिस ने जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन कर लिए जाने का भरोसा दिलाया है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। खबर शेखपुरा से है, जहां दनियावा नई रेलखंड के मटोका रेलवे स्टेशन पर शरारती तत्वों ने जमकर तोड़फोड़ की और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। असामाजिक तत्वों ने स्टेशन भवन की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए और लाखों रुपए के अन्य सामान को भी क्षतिग्रस्त किया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण शरारती तत्व बेखौफ हैं। लोगों ने रेलवे प्रशासन से स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दनियामा होते हुए रेल नई परियोजना की शुरुआत की है, लगभग पूरा हो गया, ट्रेन भी चलने लगी इस पटरी से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस उद्देश्य से किया गया है, आप देख लीजिए, ये मटोका रेलवे स्टेशन है, बनाया गया है, लेकिन यहाँ की संपत्ति को नुकसान बड़े पैमाने पर किया जा रहा है शरारती तत्वों द्वारा। देखिए, लाखों की संपत्ति को नुकसान किया गया है। ये मटोका रेलवे स्टेशन का कोई देख रेख करने वाला नहीं है। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, वो रेलवे मंत्रालय द्वारा नहीं कराया गया है। रेलवे विभाग बिल्कुल उदासीन दिखाई दे रहा है। एक भी व्यक्ति नहीं है जो लाखों रुपया जो सामान लगाएगा उसकी सुरक्षा के, जबकि इस रूट में ट्रेनें चलने लगी है, लोग यात्री का आवागमन भी होने लगा है, उसके बावजूद भी लाखों का नुकसान किया गया। कोई रेल के कर्मचारी देखने वाले नहीं है। को भी अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए और या तो अगर कोई असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा इस तरह का कार्य किया गया तो इसकी जानकारी रेलवे विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। तब तो आगे चल के असामाजिक तत्व के लोग हैं उनमें सुधार पैदा हो। तो इस तरह का देख रेख करना चाहिए। उनको चाहिए कि जब अगर आप लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं आम लोगों की सुविधा के लिए, तो उसकी सुरक्षा का भी इंतजाम करना चाहिए, ताकि जो बेवजह बर्बाद हो रहा है, सामान चोरी हो रहा है, तोड़ दिया जा रहा है, उस पर रोक लग सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। यह खबर उनके लिए काफी अहम है जिनके पास गाड़ी है। खबर यह है कि पटना में यातायात नियमों को तोड़ना वाहन चालकों को अब महंगा पड़ने वाला है। परिवहन विभाग ने पटना में वैसे 23,000 गाड़ियों को काली सूची में डाल दिया है, जो यातायात नियमों की अनदेखी करना अपनी शान समझते थे। इससे पहले भी 12,000 गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट किया गया था। इन गाड़ियों के चालान लंबे समय से बाकी हैं और अब अगर ये गाड़ी रोड पर दिखी तो इन्हें जब्त कर लिया जाएगा। यातायात नियमों की अनदेखी करना जो है पटना में वाहन चालकों को भारी पड़ रहा है। और बताते चले कि परिवहन विभाग ने पटना में 23,000 और जो है वाहन चालकों को जो गाड़ियां हैं उनको ब्लैक लिस्टेड किया है। बताते चले इससे पहले 12,000 गाड़ियों को जो है ब्लैक लिस्टेड किया गया था और अब 23,000 गाड़ियों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है और ये कार्रवाई जो है परिवहन विभाग की तरफ से की गई है। बताते चले कि जो यातायात नियम है उसकी अनदेखी लगातार जो है वो वाहन चालक कर रहे हैं और इसी कारण से जो है वाहन चालकों के खिलाफ ये एक्शन जो है वो यातायात
विभाग की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से किया गया है। बताते ये चले कि जो वाहन चालक हैं वो अगर यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं, जैसे या गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट नहीं पहनना, हेलमेट नहीं लगाना, पॉल्यूशन अपडेट नहीं रखना, इंश्योरेंस नहीं करवा कर रखना, तो ऐसे तमाम जो बिंदु हैं, रेड लाइट पे गाड़ियों को ना रोकना, ओवर स्पीड जो है गाड़ियों को चलाना, तो ऐसे कई बिंदु हैं जिसको ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई किया गया। 23,000 जो वाहन है जिसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी को काली सूची में डाल दिया गया है, और अब ऐसे वाहन सड़क पर चलते पाए गए तो उन्हें तुरंत जो है जब्त किया जाएगा। जब्ती की कार्रवाई जो है वो परिवहन विभाग की तरफ से किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है तब से जो है जो परिवहन विभाग है वहाँ पे या फिर यातायात विभाग जो है वहाँ पे वाहन धारक जो हैं वो फाइन जमा करने के लिए जो है उनकी कतार भी लंबी होने लगी है। बावजूद इसके कुछ ऐसे भी वाहन चालक हैं जो यातायात नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आगे भी जो कार्रवाई है वो ब्लैक सूची में जो उनके आरसी बुक है वो डालने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित मार्ट, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए